अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ देर पहले एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने सहाफ़ियों के तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं। बड़े बोल्ड तरीके से उन्होंने हर किस्म का जो सवाल है उसका जवाब दिया है, मुतमईन करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं। उन्होंने अपने समरकंद के विज़िट से स्टार्ट किया, जो शंघाई में सारा वो मामला रहा ऑर्गेनाइजेशन में, और जिस तरह से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वहाँ पे अपना केस बिल्डअप किया। और बाहर से हम देख रहे हैं कि तमाम सरबराहान जो हैं उनको वो जिस तरह से एतमाद में ले रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के मसाइल पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में जाकर भी जो उनकी साइडलाइन मीटिंग्स हुई, उसके साथ जब उन्होंने ख़िताब भी किया, उन्होंने एक मरतबा फिर आज बताया कि कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो हमारा स्टैंस है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन मामलात को भी हम हमेशा की तरह आगे लेकर चलेंगे। जो हमारी पॉलिसी है उसी के मुताबिक अमल होगा। फिर जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है और जिस तरह से हालात की तबाहकारियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान भी हम भुगत रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने दुनिया को बताई हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा इसमें नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद हम संगीन किस्म के नताइज भुगत रहे हैं। और अब इसके लिए एक बहुत जामे किस्म की पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। और इन हालात में जब पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है तो पाकिस्तान को हेल्प आउट भी किया जाए। जो इस वक्त हम जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है वो होनी चाहिए। न्यूयॉर्क विज़िट के हवाले से जो कुछ अखराजात के मामले में तनकीद की जा रही थी, जो हमें पता है कि जिस तरह से इन सारे मामलात को पॉलिटिकल करने की कोशिश की जाती है और फिर सोशल मीडिया को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने इन तमाम तर सवालात के जवाब दिए, खुलकर बताया। फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो सारे केसेस इस वक्त अदालत में हैं, इलेक्शन कमीशन में हैं, उस पर भी बात हुई। तोशा खाना के हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर इस वक्त सैलाब के हवाले से जो पाकिस्तान काम कर रहा है और उन्होंने कहा डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसका भी इनेकाद होने जा रहा है। और हमने ये देखा है कि उनका समरकंद और उसके बाद फिर जब न्यूयॉर्क का उन्होंने विज़िट किया है और वहाँ जॉन कैरी से जो उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहाल करने के लिए हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। एंजेलिना जोली भी जो है वो भी पाकिस्तान आई, UNHCR की वो स्पेशल एनवॉय हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के किरदार को बड़ा सराहा आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि उनकी वो खारिजा पॉलिसी के फ्रंट पर जिस तरह से काम कर रहे हैं और पिछली हुकूमत ने जिस तरह की खारिजा पॉलिसी रखी उसकी वजह से हम आइसोलेशन का शिकार हो गए थे। बहुत सारे दोस्त ममालिक भी जो हैं वो हमारे साथ, उनके साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो पहले की तरह हमारे नहीं रहे थे, लेकिन अब इसके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है कि पुराने ताल्लुकात को बहाल किया जाए। और इकनॉमिक फ्रंट पर भी इस वक्त हुकूमत जो कोशिश कर रही है, बहुत यानी आप ये कह सकते हैं कि दरिया को कूजे में समेटने के मुतरादिफ है कि उन्होंने तमाम तर मामला जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के, चाहे सिक्योरिटी के, जो ऑडियो लीक्स के हवाले से भी सारी चीज़ें हो रही हैं जो JIT गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, उस पर भी उन्होंने बात की। और सैलाब के हवाले से इस वक्त जो मामलात हैं इस पर भी बात की, अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बात की। इन तमाम तर चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम में डिस्कस कर लें। और इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं प्रोग्राम में रशीद साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं ताहिर नईम मलिक साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। साफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुदब्बिराना अंदाज में उन्होंने तमाम तर सवालात के जवाब दिए हैं। जिस किस्म के भी सवालात उनसे आज किए गए हैं उन्होंने बड़े खुलकर उसका जवाब दिया है, मुतमईन किया है आवाम को, लोगों को, सहाफ़ियों को। ज़रा इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि अपनी राय दे दीजिएगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी आज जब मैंने टीवी पे देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी और हम जैसी सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। पिछले कोई पौने 4 साल से प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब इस किस्म की उस दौर के वज़ीर-ए-आज़म ने जब इख़बारी कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सेलेक्टेड लोग थे, वही हमें नज़र आते होते, या बनी गाला में उनकी जो सरगर्मियाँ होती रही तो उसमें भी महसूस सहाफ़ी नज़र आते रहे।
आज जो हमने देखा तो एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उसको कह सकते हैं, और मुद्दत बाद हमने देखा कि किसी वज़ीर आज़म ने इस खुले डुले अंदाज में सहाफ़ियों का सामना किया, उनके सामने बैठे हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो थे वो वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कतराते हैं सहाफ़ियों की इस तरह कुल के घंटों पे मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या सरे राह चलते हुए वो सवालात के जवाबात नहीं देते, और कभी कभार जब उन्हें ज़रूरत पेश आती है तो कुछ महसूस सहाफ़ी उनके सामने बैठे होते हैं और रटे रटाए सवालात हमें नज़र आते, उसके जवाबात भी उसी अंदाज़ के जो एक्सटीरियो टाइप के कुछ मशीनी अंदाज में उसके जवाबात दिए जाते हैं। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मीडिया टीम है उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाज़े वो मीडिया के लिए खोल दिए हैं। उसमें खुल के सवालात हुए, सिक्योरिटी, जिस तरह आपने कहा कि सिक्योरिटी इशूज़ से लेकर माशी मसाइल तक, और बैनुल-अक़वामी जो दौरे हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम के, इन तमाम मौज़ूआत पे ना सिर्फ सहाफ़ियों ने खुल के सवालात किए, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसी सवाल से कतराने की बजाय उसके जवाबात भी दिए। तो एक सहाफ़ती तौर पे मैं इसको एक अच्छी पेशरफ्त समझता हूँ। और उससे अब आते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जिस तरह आपने फरमाया कि कई मौज़ूआत पे बात की अपने दौरे अक़वाम मुत्तहिदा, और वहाँ पे जो उनकी बाकी सरगर्मियाँ रही सरकारी अमेरिका में, उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह वो गए, किन वसाइल से गए, और क्या गेन करने की उन्होंने कोशिश की, इस्लामिक फ़ोबिया से लेकर कश्मीर के मामले पे, और जो स्पेशली जो उन्होंने सैलाब ज़दगान के मुकदमे को जिस अंदाज से पेश किया अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, और फिर जब वो आलमी रहनुमाओं से मिले, ख़ुसूसी तौर पर जो बाइडन साहब से उनकी मुलाकात के समरात हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। आप जानती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ आज जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की हालिया मुलाकात हुई है, तो उसको पाकिस्तान को मज़ीद इमदाद देने के ऐलानात हुई हैं। तो ये उसका तसलसल है। और इसके साथ साथ जो सैलाब ज़दगान के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और जो पाकिस्तान के माशी मसाइल है उसके हवाले से जो डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का जो अज़म है, वो इन पूरे जो पाकिस्तान की माशी मसाइल, और स्पेशली जो सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की बसीरत का और उनकी जो टीम का जो एक टीम वर्क है, और मुस्तक़बिल का उन्होंने एक खाका भी दिया। और एक बड़ी बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़े कर दिया है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। जी साफ़ी साहब, इस वक्त में शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, सूबाई वज़ीर सिंध हैं। जी अस्सलाम शर्जील मेमन साहब। वालेकुम। जी सर, हम आपसे सिंध की सूरत हाल के हवाले से तो अक्सर बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सैलाबी सूरत हाल क्या है, उस पर भी मैं आऊँगी। अभी कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बड़े अहम स्टेक होल्डर हैं। इस वक्त उन्होंने जिस तरह से बात की है पाकिस्तान के इकनॉमिक फ्रंट से लेकर खारजा पॉलिसी तक, और खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के किरदार को बहुत सराहा है। शहरी रहमान साहिबा हों या बाकी लोग हों, कि उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला जाए और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जो है वो एक नई डायरेक्शन जो है वो दी जाए। शुक्रिया जी। बिल्कुल सबको पता है कि जो अनफॉर्चुनेटली 3.5 साल का इक़्तिदार दौर रहा इमरान खान का, उसमें पाकिस्तान जो है वो अपने दोस्त ममालिक से समेत पूरी दुनिया में आइसोलेशन में रहा, और उस आइसोलेशन की वजह से जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि पास जो भी आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स होते हैं, ये आपके वकील भी होते हैं, तो मुश्किल महाजों में आपकी हिमायत करते हैं, आपके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, और फिर आपको सपोर्ट उनसे मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस आइसोलेशन में हम जा चुके थे कि हमारे तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक से हमारे बेइतना ताल्लुकात थे, उनसे हमारी बातचीत तक जो है बंद हो गई थी, हमारे दोस्तों के सरबराहों की, और उनकी कुछ इस तरह की हरकतें थी माजी के उन हुकूमती अहलकारों की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है, उसके बाद जो टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट जब बनती है, तो उसमें आपके इंटरनल इशूज भी होते हैं, एक्सटर्नल इशूज भी होते हैं, मुआशी सूरत हाल भी होती है, और आपको एक्सटर्नल जो चैलेंज होती है उनको भी आपको डील करना होता है। तो पीपुल्स पार्टी के और कोई
ये डेफिनेटली ये इनका टारगेट था कि हमें पहले अपने फॉरेन रिलेशन खत्म करना है और फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे ही वो फॉरेन मिनिस्टर बने उसके बाद उन्होंने मुस्तकिल तौर पे एक एक करके तमाम उन ममालिक थे जिससे हमारे ताल्लुकात तेरीन में ताल्लुकात वो खराब हुए थे सबको एड्रेस करना शुरू किया और उसको उन्होंने एक एक मुल्क में जाकर उन्होंने दौरे किए। उसके बाद आप एक एक समाधान करना शुरू हो गए। जो ममालिक आपसे बातचीत पसंद नहीं करते थे आज वो बढ़ चढ़ के न सिर्फ इस सैलाब की सूरत हाल की मदद करने के तैयार हैं, लेकिन आपके जो भी F-16 के इशूज थे जो कि बहुत ही देरीना इशूज थे, उसके साथ साथ आपके इकोनॉमिक ट्रेड के इशूज थे, उसमें आपके ट्रेड के लिए भी बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। जहाँ भी चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं वहां से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं। तो जो है वो ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो गए जो कि देरीना ताल्लुकात थे जो कि कुछ बेवकूफ़ों की वजह से वो ताल्लुकात मुतासिर। ठीक है। अच्छा शर्जील मेमन साहब, मुझे अब ये भी बताइएगा, आज वज़ीर आज़म साहब दादू में मौजूद थे, जो गिरदोनवा के सारे इलाके हैं उसका विज़िट उन्होंने किया। इससे पहले भी वो बार बार सैलाब की सूरत हाल पर जो है वो विज़िट करते रहे हैं सिंध का। तो मुझे अब मैं ये चाहती हूँ कि ज़रा आप हमारे साथ शेयर करें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज भी बताया जा रहा था मुराद अली शाह साहब की जानिब से कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, टेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हमें चाहिए। ज़रा हमें इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से अपडेट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर पानी मौजूद है, कहाँ से पानी उतर रहा है, ये हमें बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त दरियाए सिंध में पानी जो है वो जा रहा है और आपको इस वक्त कुटू बैराज, सक्कर बैराज और कोटली बैराज इन पे हैवी फ्लड थे वो अब फ्लड जो है वो रूटीन में अब पानी जा रहा है उनका। अब उसमें कोई फ्लडिंग में कोई इशू नहीं आ रहा। इशू ये है कि जी जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, क्योंकि ये बारिश का पानी था, ये सिर्फ फ्लड का पानी नहीं था, बारिश का पानी था। एक साथ में जो है उनके 23 जिला जो है उनमें बहुत बुरे अंदाज से वो पूरे डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए थे। कहीं कहीं 1700 मिलीमीटर बारिश भी पड़ी थी। इस वक्त ऑलमोस्ट हर ये ऐसा कोई हम नहीं कह सकते कोई ऐसा जिला है जिसमें बिल्कुल पानी निकल चुका है। पानी हर जगह मौजूद है, लेकिन अब कम होना शुरू हुआ है जो कि नेचुरल ड्रेन की तरफ से भी जा रहा है और फिर डी वाटरिंग की गवर्नमेंट कर रही है तो पानी निकल रहा है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है तो वो डी वाटरिंग मशीन की जरूरत है, डी वाटरिंग पंप की जरूरत है और उन सारे रिसोर्सेज की जरूरत है जिससे पानी को निकाला जा सके। जहाँ तक कुक फूड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है मिलियंस ऑफ लोग जो कि बेघर हुए हैं उनको डेली बेसिस पे जो है और 2-3 मील्स जो है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है टेंट के जरिए, टेंट सिटीज में भी, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रोवाइड कर रही है। अब जो इशू है वो राशन का, वो भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त हमें अगर फॉरेन एड चाहिए या हजरात या बड़ी एनजीओज है तो हमें 2 चीजों में हमें फोकस करना है। एक नंबर 1 डी वाटरिंग का है, नंबर 2 इशू है फिर इन लोगों की रिहेबिलिटेशन का। रिहेबिलिटेशन में डेफिनेटली जब ये हमारा डी वाटरिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये लोग सब अपने घरों की तरफ जाएंगे तो उनको जो उनके घरों का नुकसान हुआ है उनको दोबारा हमें कंस्ट्रक्ट करना है और दोबारा उनको लेके आना है कि वो लोग अपनी जिंदगी अपने घरों में गुजार सकें। और नंबर 2 जो है उस वक्त उसके लिए डी वाटरिंग के लिए हमें डेफिनेटली जो कि अभी एक स्टेप है उसके लिए हमें वो मशीनरी दरकार है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपनी मशीनरी है, गवर्नमेंट और मशीनरी जो कि करी, लेकिन हमें मजीद मशीनरी दरकार है जिसके जरिए पानी को डी वाटर किया जा सके और पानी को निकाला जा सके। ठीक है। अच्छा शर्जील मेमन साहब, ज़रा मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, मेडिकली जो सारी सहूलियात वहाँ पर तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं, गैस्ट्रो है और इस किस्म की हैज़ा और ये सारे वबाई अमराज अभी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं, क्या इंतज़ाम किए गए हैं? लोकल लेवल पर डिस्पेंसरीज जो हैं वो काम कर रही हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, इसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि रोज़ खबरें आ रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर लोग वहाँ पर उनकी बात भी हो रही हैं। देखें जी, इस वक्त गवर्नमेंट की मुकम्मल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो फुली तौर पर मोबिलाइज्ड है और गवर्नमेंट की तरफ से अद्वियात भी ली जा रही हैं। हालांकि आपको पता है कि हर बजट के क्वार्टर रिलीज होते हैं, तो इस वक्त जो है पहले एक क्वार्टर खर्च हो चुका था अद्वियात का। चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को ये दे दी इंस्ट्रक्शन कि आप अपने 3 क्वार्टर जो है वो भले आप रिलीज कर लें और बाकी के 3 क्वार्टर आप सारी अधिकार ले लें, ताकि कहीं पर हमें ये प्रॉब्लम ना आए कि हमारे पास दवाएं मौजूद हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ने उनको जी। अब आपकी दूसरा सवाल था कि कितनी तादाद में सारी चीजें मौजूद हैं। मतलब पूरा डेटा इसका मौजूद है कि जी
हम किस किस बीमारी का इस वक्त इलाज कर रहे हैं। डेफिनेटली जब ये पानी जब वहाँ खड़ा है, जी तो पानी की वजह से जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आपकी बीमारी की जो बढ़ती है, मच्छर वगैरह ये सब चीजें बढ़ती है। अभी तक अगर मैं आपको फिगर देना चाहूँ तो इस वक्त जो मलेरिया के केसेस हैं उसमें मलेरिया के केसेस में कराची में स्क्रीन जो किए गए 253 हैं, हैदराबाद में 2500 केसेस लोगों को स्क्रीन किए गए हैं, जिसको खासकर 995, शहीद बेनजीराबाद में 487, लाड़काना में 1185 और सक्कर में 1000 पेशेंट से स्क्रीन किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जो कुल 6420 पेशेंट की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें से 1550 लोग जो है जिनको मलेरिया डायग्नोज हुआ है। ठीक। इसी तरीके से अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए रिपोर्ट तो वो भी दे सकता हूँ। अगर आपको मैं टोटल बता दूँ, अगर मैं डेंगू करूँ तो डेंगू में इनमें 4435 जो है पेशेंट की स्क्रीनिंग की गई है। ठीक है। अच्छा, मैं ठीक है सर, आप ये समझते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, लोगों को अद्वियात पहुंच रही हैं? बस मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये इस हवाले से आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, मैं अपनी बात को वाज़ेह कर लूँ कि एक चीज़ तो बिल्कुल जाहिर है कि जब आप इस तरह की कैटास्ट्रॉफी को फेस कर रहे होते हैं जी और लोगों को आप टैंक सिटीज में और कैंप सिटीज में आप उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो आप उनको हॉस्पिटल वाली बेड फैसिलिटी तो नहीं दे सकते। राइट, ट्रू ट्रू ट्रू। शुड बी वेरी ऑनेस्ट और वेरी रियलिस्टिक। मैं अगर ये कह दूं कि नहीं जी उनको बस ये भी तो हॉस्पिटल वाली कोई फैसिलिटी मिल रही है तो डेफिनेटली इसमें इशू होता है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट में और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो 100% मोबिलाइज्ड हैं कि किसी भी सूरत में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सिंध सैलाब के हवाले से भी बात कर रहे थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो आज कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से भी बात कर रहे थे। ताहिर मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा आज बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने जवाब दे दिया इस बात का, जो बहुत सारी अफवाहें भी थी, जलसे जलूस भी साहब कर रहे थे और हर तरफ वो कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर हमें इलेक्शंस चाहिए। उन्होंने कहा इलेक्शंस वक्त पर होंगे, हम अपनी टर्म पूरी करेंगे। इसका मतलब है कि ये फैसला उनकी तरफ से हो चुका है कि हम पहले जो है वो इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। वो बड़े क्लियर है इस मामले पर। तो मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि शुरू में तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकेगी, इत्तेहादियों की तादाद कोई दर्जन के करीब है और इसके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस भी वो एक छोड़ गए थे, तो हर तरह से थे कि ये नहीं, और एक परसेप्शन भी बिल्ड हो गई थी। अब उन्हें भी अंदाज़ा है और जो पंजाब में चेंज हुई है तो उससे उनका भी जो सपोर्टर है, वोटर है, वो समझता है कि जो वो वफाकी हुकूमत को तो रुखसत करने के दर पे हैं, लेकिन पंजाब में वो ख्वाहिशमंद थे और वहाँ चेंज भी आ गई। फिर जो और मुल्क के एक बहुत बड़े हिस्से पे PTI की हुकूमत है, सेनेट में है, KPK में है, कश्मीर में है, GB में, तो ये सिर्फ एक हुकूमत पे दबाव का जरिए है। और अभी वो अंदिया भी दे रहे हैं कि हम कुछ शराइत के साथ वापस भी आ सकते हैं, असेंबली में बैठ सकते हैं। और जो उनका एक आखिरी मार्च था इस्लामाबाद में, उसका तो मकसद ही ये था कि जी नाउ और नेवर, हम उठेंगे नहीं इंतखाबात की तारीख लेंगे। तो वो तारीख लिए बगैर उठ के, तो अब जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो डिफेक्टो हालात हैं, उनके अंदर इस दौरान पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। एक तो नवंबर भी करीब आ चुका है, दूसरा ये है कि सैलाब की सूरत हाल है, 1/3 हिस्से में सैलाब है, और हमारी माशी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसमें भी IMF का प्लान मिल गया और मईशत जो है वो मुस्तहकम रास्ते की तरफ एक सिमत में चल पड़ी है। और जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ हैं उनको जो टाइम चाहिए, तो ये अगर इनकी ख्वाहिश भी हो, तमाम स्टेक होल्डर एग्री भी करें, तो फिर भी साफ़ी साहब बेहतर बता सकते हैं। किस तरह भी तो हमें जो बाय इलेक्शन थे उनके अंदर हमें गैर मामूली हालात की वजह से पोस्टपोन करने पड़े, और अब 16 अक्टूबर को हमने वो तय किया है, हल्का बंदियाँ होनी है, नई वोटर फहरिस्तों पे काम हो रहा है। तो प्रैक्टिकली उन्हें भी पता है कि ये इंतखाबात मुमकिन नहीं, और दूसरा ये इसलिए इससे वक्त फोकस इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इस वक्त रियासत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आप ये देखें कि जो 3.25 करोड़ लोग हैं जो सैलाब से मुतासर हुए, उनके लिए क्या नंबर 1 इशू ये है कि इंतखाबात किस डेट को होने चाहिए। वो अपनी जो अपने घरों से बाहर बैठे हैं, सर्वाइवल का इशू फेस कर रहे हैं, वो जाके वोट कास्ट करेंगे, मामूल की ज़िंदगी में जाना चाहिए। अभी मैं तो ये सोच रहा था कि जब आप सवाल कर रही थी कि शर्जील मेमन से आपसे पूछे, सिंध में
तालीमी कैलेंडर मुतासर हो गया। बिल्कुल ऐसे देखें ही। अगर बच्चों की तालीम का कैलेंडर जो कि जंग में भी नहीं मुतासर होता, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी तरफ हम इसको डाइवर्ट करते हैं। मैं तो बड़ा पीटीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ। पीटीवी है और हामिद मीर साहब ने ऐसे प्रोग्राम किए हैं, कुछ एंकर्स हैं कि जो हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। रोज़ के जो छोटे मोटे इश्यूज आते हैं वो ठीक है आते रहें, लेकिन हमारा फोकस अपने मुल्क में जो इतनी इस बड़े लेवल पे जो डिज़ास्टर हुआ है इससे हटना नहीं चाहिए, सही, ताकि दुरुस्त, फोकस रहे। दुरुस्त। और फोकस से ये भी है कि लोगों के अंदर एक एहसास भी होगा कि चलें हमने थोड़ी सी सादगी करके उनकी मदद करनी है। इंटरनेशनल डोनर्स के अंदर भी एक एहसास होगा, जिसका अंदिया आज उन्होंने दिया वज़ीर आज़म ने कि वो डोनर कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। आप देखें कि UNGA के सेशन में जो UN के सेक्रेटरी जनरल थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और दुनिया के बासर तरीन ममालिक ने अपनी तकारीर का फोकस जो है क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान को रखा। अब अगर हम इसे छोड़ के नॉन इश्यूज़ की तरफ जाएंगे तो उसमें रियासत का नुकसान होगा, पाकिस्तान का। अभी तो ये फेज़ में वो हम फिर रिलीफ ये दे शो होगा ना कि शायद ये खुद ही गैर संजीदा है अपने मामलात को लेकर। साफ़ी साहब, इसी पे मैं ज़रा थोड़ा सा आपकी भी राय चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अपने वक्त पर होंगे इलेक्शंस। क्या इमरान खान साहब को भी वैसे ये रियलाइज़ हो चुका है? क्योंकि अब वो मुख्तलिफ जलसों में एक नई वो तारीख़ देने के लोगों को बुलाते हैं कि हम एक नया लायहा अमल देंगे, लॉन्ग मार्च की हम आपको तारीख़ दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोई तारीख़ देते नहीं हैं। यानी वो खुद या तो कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर वो खुद किसी दबाव के ज़ेरे असर ये नई तारीख़ दे रहे। क्या है इस वक्त उनकी अब सोच? देखिए नाइब के वज़ीर आज़म ऑफिस से तो जमहूरी निज़ाम में बड़ा दफ्तर कोई नहीं होता, और वज़ीर आज़म की शख्सियत या उनका जो डिज़िग्नेशन है उससे बड़ी असामी भी नहीं होती जमहूरी निज़ाम में। इससे पहले इमरान खान साहब के इसी सवाल का जो आप मुझसे पूछ रही हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा से लेकर हुकूमत में शामिल तकरीबन हर बंदे ने, हर ओहदेदार ने उसके जवाबात दिए थे, लेकिन इमरान खान साहब की फिर भी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती नहीं हुई थी उस वक्त भी। और आज वज़ीर आज़म साहब ने बज़ाते ख़ुद ये बात बड़े कैटेगोरिकल स्टाइल में कहा कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। इससे पहले वो लंदन में भी ये बात कर चुके थे, अमेरिका में भी ये बात कर चुके हैं। अब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात दोहरा दी कि कुछ भी हो जाए हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए पुरज़म है। एक तो ये बात। दूसरी, आप इमरान खान साहब की बात कर रही हैं कि उन्होंने रियलाइज़ किया है, तो बदकिस्मती से वो अपनी मतलब की और अपनी मंतक के मुताबिक ही चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं। उनको ये रियलाइजेशन मेरे ख़्याल में डे फर्स्ट से हम जैसे छोटे सहाफ़ियों को भी इल्म था कि ये हुकूमत कोई 1-2 महीनों की मैंडेट लेके नहीं आई है। अगर इतना बड़ा एक बड़ी तब्दीली आ रही थी, पार्लियामेंट के ज़रिए करारदाद पेश हो रहे थे और उसके लिए इतनी बड़ी तैयारियाँ और 14-15 सियासी जमातों ने इकट्ठ कर लिया था इमरान खान साहब की छुट्टी करवाने के लिए, वो एक जान हो गए थे, तो ये कोई 2-3 महीनों के लिए कोई इतनी बड़ी सियासी जो इतनी मुश्किल सूरत हाल में सियासी फ़ैसला कोई भी इतना बड़ा नहीं लेने के लिए आमादा होता। तो हमें तो यही अंदाज़ा था कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए ही वजूद में आई है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। लेकिन खान साहब को वो बात हज़म नहीं हो रही थी, उनको रियलाइज़ था कि अब उनका शायद इस टर्म में वापसी। साहब, आप मुझे इजाज़त दें, आप बात अपनी मुकम्मल कर लीजिएगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने वाया स्काइप ज्वाइन किया है, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ लम्हों में आती हूँ आपकी तरफ। साफ़ी साहब अपनी बात मुकम्मल जी, कर मैं बात करना चाह रहा था कि खान साहब की जो उनकी जुमात की जो कोशिश थी कि नवंबर के महीने से पहले ही इस हुकूमत पे दबाव डाल के किसी तरीक़े से अपने मनमाने फ़ैसले किए जाए बड़ी तैनातियों के हवाले से। अब जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया कि वो हालात ऐसे नहीं रहे, एक तो सैलाब ने पूरी जो है पाकिस्तान की सियासत तो क्या, हमारी पूरी माशरत को उसमें बड़ी तब्दीलियाँ लाने का मौजब बना है ये सैलाबी सूरत हाल जो है इस वक्त। उसके बाद एक तो ज़मीनी हालात ऐसे नहीं है कि अगर हुकूमत इमरान खान साहब के कहने पे कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए आमादा हो भी जाए
और आज अनाउंसमेंट हो जाए तो इलेक्शन कमीशन फिर हल्का बंदियों का जो एक लंबा प्रोसेस, अगर वो दिन रात एक करके भी ये तमाम जिम्मेदार इदारे इंतज़ामात करने में जुट जाए तो मेरे ख्याल में फिर भी नवंबर का महीना तो वैसे भी गुजर जाना है, हम तो सितंबर के अख्ताम की तरफ गामजन है। तो इमरान खान साहब का मंशा तो फिर भी नहीं पूरा होने वाला। तो एक तो उनकी अगर सियासी पसपाई या मौजूदा उनकी सियासी हिकमत अमली पे हम निगाह डालें तो वो ये बात तो उनके जहन नशीनों ने ये बात हो चुकी है कि नवंबर में वो कुछ जो कुछ करना चाह रहे थे अब वो काम उनसे नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील की है। वो शहर शहर और गली गली घूम फिर रहे हैं, आवाम के साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके साथ रब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिस तरह ईवान सदर में मुलाकातों के बारे में कहानियाँ सामने आ रही है, इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा रवाबित बढ़ाने की जो उनकी कोशिशें हैं, ये तमाम चीज़ें इस बात का ये इन चीज़ों का इशारा है कि खान साहब को पता लग गया है कि अब जल्द इलेक्शन नहीं होने वाले और वो पसे पर्दा और मंजर आम पे आके अब आने वाले दिनों के लिए अपनी कोशिशें उन्होंने जारी रखी हुई है। लेकिन एक मेरे ख्याल में ये बहस अब ख़त्म होनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बताया, उनके इत्तेहादियों ने भी बताया, नवाज शरीफ साहब ने भी बताया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हमें कोई ऐसे इशारे नज़र नहीं आ रहे कि हम ये तवक्को करें कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाए। और सबसे बढ़ के सैलाबी कैफियत में और ज़मीनी हक़ाइक़ ही आपको फौरी इंतखाबात की इजाज़त ही नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में खान साहब को अब कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब सर, जब मईशत की बात कर रहे हैं, आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि साहब की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। ये हम सब भी जानते हैं कि IMF के साथ जो प्रोग्राम चल रहा था उसकी पाबंदी नहीं की गई, उनकी जो शराइत हैं उससे गर्दानी की गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो प्रोग्राम मुअत्तल हो गया और मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत मुश्किल से वो प्रोग्राम जो है बहाल करा सके। अब सर जो करंट सिचुएशन है ज़रा इस पे थोड़ा सा अपना एनालिसिस दे दीजिएगा। इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं और वो अब संभालेंगे पाकिस्तान की मईशत को। इससे पहले भी 98, 99, 2013-14 में वो साबित कर चुके हैं कि वो मईशत को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अब जो मौजूदा हालात हैं, कितनी उनके पास गुंजाइश होगी कि वो इस वक्त मईशत को संभाल सकते हैं, इसको सहारा दे सकेंगे? जो पुरानी उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी, क्या उसी मॉडल के तहत काम होगा या फिर आउट ऑफ बॉक्स कुछ सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा? दो चीज़ें हैं, एक तो आज करंट चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते और जिसका आप जिक्र किया कि उनकी माजी की कारकर्दगी कैसी रही। चैलेंजेस लुबे लुबाब ये है कि दो सबसे बड़े चैलेंजेस, एक तो ये है कि पे और की जो पैरिटी है उसको किस तरह कंट्रोल में लाना है, जिस तेजी से रुपया गिरा है उसको किस तरह कंट्रोल में लाना है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली मैं समझता हूँ कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है। इस वक्त तकरीबन 84% पाकिस्तानी उनको सर्वे किया जाता है तो बताते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई। तो ये दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। अगर इसहाक साहब की जो माजी की कारकर्दगी है उसके ऊपर एक नजर डाल लें तो 2013 से 17 तक 4 साल उसको मिले, एक चीज कहलाती है पर कैपिटा इनकम, जिसका मतलब है कि फीकस औसतन आमदन पाकिस्तानी। 2000 में जब उन्होंने वजारत खजाना का कलमदान संभाला था तो तकरीबन 1200 की औसतन आमदन थी हर पाकिस्तानी की ऑन एवरेज। 4 सालों के बाद वो बढ़ के कहीं 1630 1640 डॉलर पे पहुंच गई थी, जिसका मतलब ये है कि 4 साल के खजाना रहे उस दौरान तकरीबन 35% फीकस आमदन में इजाफा हुआ। ये एक बहुत बड़ा माशी इशारिया है जो हम सब के फायदे में, हम सबका फायदा हुआ उस 4 साल के दौरान। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी महंगाई की हम जिक्र कर रहे हैं, वो आज तो कहीं 27-28% पे पहुंची हुई है, जो पाकिस्तान 43 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 2013 में जब इसहाक डार साहब ने उस वक्त ये शरह 7.7 और 2 या 3 साल जो वजीर खजाना रहे 2015 में वो महंगाई की तरह 7.7 से 2.5 पे लाने में कामयाब हो गए। इनके महंगाई
में कमी की गई। तो वन ऑफ द लोस्ट थी वो 2015 वाली जो शरह है महंगाई। एक और अगर इशारिया देख लें जो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। मसाइल थे उनको भी रजिस्टर कराने में कामयाब रहे हैं और ख़ारजा पॉलिसी के एंड में इस वक्त वो पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं। तो ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो उसी के मुताबिक इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। देखिए, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और एक आम नौजवान जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में नया आता है, उसका एक माइंडसेट ये होता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को नीज़ नाबूद करने के दर पे, पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में, बिल्कुल, और हम अजीम मकसद के लिए और दुनिया इसको इनकलाब हम बर्पा तो इस सोच ने हमें कहाँ तक पहुँची, जबकि ऐसी बात नहीं।
आप ये देखें तो हमारे जो तारीखी हकायक हैं, साफ़ी साहब बेहतर बता सकते हैं कि सी पैक से ले के पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम और जो बड़े मंसूबे चाइना से, वो सारे जो हैं वो आलमी तावन के ज़रिए हुए, हमारे नहीं। और उसमें हमारी ये ऐसा भी नहीं कि हम आलमी तनाई का शिकार हैं। और गवादर जो है वो हमने रिक्लेम किया है उससे, मस्कत से एक फ़िरोज़ खान नून थे प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह हम ये जो सारी चीज़ें ये मायूसियाँ फैलाते हैं। और दूसरा एक एंटी वेस्ट नैरेटिव है जिसकी कोई मुझे रीज़न नहीं समझ आती कि क्या है। हमने एक मुल्क में अभी चंद हफ्ते पहले मुझे यूरोप जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ मैंने ये देखा कि आम आदमी जिससे भी आपको स्ट्रीट पे तारुफ होता है वो पाकिस्तान के बाद 4-5 मिनट सैलाब पे गुफ्तगू करता है, अफसोस का इज़हार करता है। और वो लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के वेल विशर हैं। एक हम एक ग्लोबल कम्युनिटी में रह रहे हैं। और ये जो तासर दिया, आपको याद होगा कि इससे पहले जब बिलावल भुट्टो जो वज़ीर ख़ारजा गए थे तो उन्होंने अमेरिका में ये ओन किया था इमरान खान साहब का रशिया का विजिट। और अब जब लोगों ने देखा यहाँ एक तासर ऐसे बनाया गया था SCO में, शंघाई तावन तंजीम में, कि शायद पुतिन जो है हाथ ही ना मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वहाँ कोई ये इशू नहीं हुआ क्योंकि रियासतों से ताल्लुकात होते हैं, उसमें हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, इंटरेस्ट परमानेंट होता है। शख्सियात के ऊपर तो नहीं चलता ना, ये आप अपने लोकल लेवल पर ये सियासत कर सकते हैं, बाहर तो ये नहीं इसी तरह हमारे यहाँ एक वेस्ट के मुखालिफ एक नैरेटिव दिया जाता है। और वहाँ पे जो अपील जो UN के सेक्रेटरी जनरल ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, इस वक्त जो अमेरिका की क़यादत है, जो सदर है, वो एक वसी तजर्बा रखते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। वहाँ आप जॉन कैरी को देखें तो उनके पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से, पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात से, हुकूमतों से उनको काम करने का वसी तजर्बा है पिछले 10 साल का। वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो हिलरी क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसी तरह जो बाइडन नायब अमरीकी सदर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो ये है। और वो पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं। और अब वो पाकिस्तान के साथ यक आवाज़ हो के अपील भी कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारों से भी वो राब्ते में हैं कि पाकिस्तान को जिस हद तक हो सके हम रेफरेंस दें। अब फ्रांस फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रांस यूरोपियन कम्युनिटी में वो वाहिद मुल्क है पहला जिसने डोनर कॉन्फ्रेंस का आइडिया फ्लोट किया। बिल्कुल। और हमने यहाँ हमारे यहाँ जो आप कह रही हैं सोशल मीडिया पर, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप हुकूमत की मुखालफत करते हैं, मेरे नज़दीक जमहूरियत में ये नॉर्मल, लेकिन आप रियासत की और आवाम की मुखालफत दुश्मनी नहीं करते। जो UN सेक्रेटरी जनरल को टैग करके 700 दफ़ा ट्वीट किया गया, वो जो फ्रांस के सदर से बदतमीजी की गई, तो इसके अंदर हमारे कोई और मुल्क जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुझे ख़तरा इन नादानों से, आतिश गुल से है कि आप उसकी हुकूमत की दुश्मनी में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, मुझे समाप्त कर रहा है सर। मैं चाहती हूँ इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको कंक्लूड कर दें। जी बिल्कुल, मलिक साहब ने बहुत ही एक कम्प्रहेंसिव अंदाज में इस पूरे मसले का अहाता किया है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि बदकिस्मती हमारे कुछ सियासतदानों की, माजी के जो सियासतदान या हुक्मरान हमारे रहे हैं, उनकी यही है कि वो ना सिर्फ हुकूमत को ज़ाती जागीर समझ लेते हैं बल्कि वो रियासत को भी अपनी जागीर समझना शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब का मामला इस लिहाज से यूनिक है कि जिस तरह उन्होंने तोशाखाने को अपनी एक मलकियत समझ के उससे घड़िया और पता नहीं क्या कुछ बेची है, और उस पर अब उस अपने मौक़िफ़ भी कायम है, अपनी गलती भी तस्लीम नहीं कर रहे, और उनके जो सपोर्टर है वो भी खान साहब के हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर रहते हैं। तो ये जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से खान साहब जो हमें कहते रहे, या अब जब वो अपोजिशन में चले गए और जिस अंदाज से उनके मुंह से कुछ बातें निकलती है, तो वो ये उस वक्त ये भूल जाती कि उसकी कीमत उनके जो सियासी मुखालिफिन उनको तो चुकाना ही पड़ती है, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है, लेकिन रियासत को उसका नुकसान जो है वो भी पहुँच सकता है। रूस हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, अमरीका हो, इन सब से जो है पाकिस्तान की मजबूरी है कि अच्छे ताल्लुकात कायम रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। उनको इन बड़ी क़ुव्वतों की और स्पेशली जो इलाकाई क़ुव्वतें हैं उनसे बना के रखनी उनकी मजबूरी है। ऐसे में जो भी हुकूमत हो, चाहे खान साहब की हुकूमत हो, किसी की भी हो, कम अज़ कम ख़ारजा पॉलिसी को दाखिली सियासत की बींट ना चढ़ाया जाए। ठीक है, हमारी एक बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद रहे, ताहिर नहीं मलिक साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म साहब ने जो
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम सवालात जो इस वक्त उठ रहे थे, या आप ये कह लें इन अदर वर्ड्स जो प्रोपेगेंडा हो रहा था उसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने काउंटर किया है, बताया है, मुतमईन किया है सहाफ़ी हज़रात को, अवाम को एतमाद मिली है कि इस वक्त पाकिस्तान की असल सूरत हाल क्या है। ख़ारिजा पॉलिसी के एंड पे बात कर लें हम, या फिर कौमी सलामती के मामलात को जिस तरह से इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है उस पर भी उन्होंने बात की है, और ओवरऑल जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर इकनॉमिक फ्रंट पर जो सारी सिचुएशन है उसको किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।